तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास 12th इंग्लिश इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। दोस्तों अब हम लोग इंग्लिश में कितने नंबर का कौन सा टॉपिक आता है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लिश का पेपर भी आपका 100 नंबर का होता है। जैसे कि मान लिया आपने हिंदी में 95 नंबर ले आए और इंग्लिश में आप 70 नंबर ला पाए, तो आप बताइए 90% आपका कैसे पूरा होगा। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में भी 90% आपका आए तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। आज की वीडियो में सारे हम सेक्शंस को बताने वाले हैं कि किस सेक्शन से कितने नंबर का कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश आपका पेपर जो होगा वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, यानी कि 4 सेक्शन होंगे A B C D। ठीक है, तो सेक्शन A सबसे पहले होता है सेक्शन A रीडिंग से। तो इसमें आपको रीडिंग 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस। यहाँ पर कहने का मतलब है सेक्शन ए जो आपका होगा वो रीडिंग होगा। रीडिंग का मतलब एक पैराग्राफ दिया रहता है, ठीक उसी पैराग्राफ के नीचे आपके 4 क्वेश्चंस दिए रहते हैं शॉर्ट आंसर। ठीक, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 12 नंबर के आपको उसी पैसेज से छांट करके आपको क्वेश्चन लिखने होंगे। ठीक, और 3 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो उसी पैसेज से ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल पैसेज से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, तो 15 नंबर आपको फ्री के हैं, बस आपको पैसेज से कैसे आंसर को लिखना है, कैसे वोकैबुलरी क्वेश्चंस को छांटना है, ये सब समझ लेना है। बस आप 15 नंबर पक्के कर ले जाएंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि किस प्रकार से पैसेज किया जाता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, पैसेज कैसे हल करते हैं वो भी हम आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में हमारा सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी राइटिंग पोर्शन होता है। राइटिंग पोर्शन आपका 20 नंबर में पूछा जाता है। तो अब सेक्शन बी में क्या होता है, आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे राइटिंग क्या है। जैसे कि सेक्शन ए में आपको मिलता है रीडिंग पोर्शन, यानी कि ऊपर पढ़ो और नीचे आंसर लिखो। ठीक, लेकिन सेक्शन बी आपका राइटिंग पोर्शन है, यानी अपने आप से आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग। यहाँ पर 2 क्वेश्चन होंगे 10-10 नंबर के, टोटल 20 नंबर का ये आपका राइटिंग होता है पोर्शन। यानी कि आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अभी तक आप लोग ऐसे लिखते चले आए हैं, अब आपको 100 से 150 वर्ड्स में आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल का मतलब किसी एक टॉपिक के बारे में आपको 100 से 150 वर्ड लिखने हैं। पहले आप ऐसे रट लेते थे, काम चल जाता था, लेकिन अभी आपको आर्टिकल रटना है। अब अगर चाहे तो रट भी सकते हैं, अगर उसमें से फंस गया तो ठीक बात है, अगर नहीं फंसा तो आपको उसी पर 100 से 150 वर्ड के बीच में आर्टिकल लिखना पड़ेगा अपने आप से। ये कैसे लिखा जाता है अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, इस पर भी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। उसके बाद में लेटर राइटिंग आपको करना होता है। ठीक, लेटर राइटिंग में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, उसमें से 4-5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटर राइटिंग अगर आप लोग कहेंगे तो लेटर राइटिंग के वीडियोस हम दे देंगे। तो आपको लेटर 4-5 तैयार कर लेने हैं, बस उसी में से एक आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, जो पिछली बार आए हैं उन्हीं को पढ़िए, एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक, तो आपको 10 नंबर का आर्टिकल लिखना होता है और 10 नंबर का लेटर लिखना होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हमारा सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी आपका ग्रामर पोर्शन का होता है। ये आपका 25 नंबर का होता है, यानी 25 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी में आपको ग्रामर जितना पढ़ाया जाता है वो 25 नंबर की ग्रामर आपकी पूछी जाएगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमको इंग्लिश की ग्रामर नहीं आती है तो हम क्या करेंगे। भाई यहाँ पर समझने वाली बात है कि सेक्शन सी यानी ग्रामर आपकी सिर्फ 25 नंबर की आती है। अब अगर 100 में से 25 नंबर आप कम कर दीजिए तब भी आपके 75 नंबर आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर 25 नंबर की ग्रामर है, इसमें से आप आराम से 15 से 16 नंबर ला सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो सारे टॉपिक हम A to Z करवाते रहेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और नीचे कमेंट करना है जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी आपका ग्रामर होता है। ग्रामर आपकी 25 मार्क्स की आती है, यानी कि 25 नंबर की ग्रामर पूछी जाएगी। तो इसमें से आपको क्या लिखना होता है, जैसे कि 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि MCQs
होंगे। पहले आपको लिखना होता था, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है, सिंथेसिस बनाना है, तो ये आप अपने आप से बनाते थे। लेकिन अब आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, यानी 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक टिक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होंगे, वो भी एमसीक्यूज टाइप के होंगे। उसके बाद में आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपका नरेशन से एक क्वेश्चन होगा, सिंथेसिस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सिंटैक्स, आइडम एंड फ्रेजेस, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स। ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ये भी इसमें होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं लेनी है। नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, ये आपके 4 चैप्टर हैं जिनको आपको तैयार करना है। आइडम एंड फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स, ये जितने चीज़ें हैं ये आपको बस रट्टा मार लेना है, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये याद करने वाले हैं। सिनोनियम, एंटोनियम मतलब याद जब तक नहीं करोगे तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें तुक्का नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका 5 नंबर में आपको लिखना होता है ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी में दिया रहता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा जाता है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि आपको हिंदी में दिया रहेगा और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 25 नंबर की ग्रामर कहाँ से आती है, तो आपकी नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडम एंड फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और होमोफोन्स यहाँ से आती है। ठीक है, और 5 नंबर का आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होता है। उसके बाद में आपका सेक्शन डी आता है, जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। ये आपका सिर्फ 40 मार्क्स का आता है, मतलब कि जो आप बुक पढ़ते हैं, आपको चैप्टर्स दिए जाते हैं, उनसे आपको सिर्फ 40 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि आपको ज़्यादातर टाइम अपना ग्रामर पर देना है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो सेक्शन डी है लिटरेचर, वहाँ से आपको सिर्फ 40 नंबर का आएगा और इसको आप लोग बनाकर भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। लेकिन जो ग्रामर 60 नंबर का यानी 60 नंबर की ग्रामर आएगी, उसमें आप कुछ भी बनाकर नहीं लिख पाएंगे, जो राइट आंसर होगा वही माना जाता है। तो यहाँ पर सेक्शन डी लिटरेचर है, इसमें 40 नंबर कहाँ से मिलने वाले हैं वो भी देख लीजिए। जैसा कि आपको प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, आपकी लिटरेचर जो बुक है वो 3 डिवाइडेड है, 3 चैप्टर्स में। ठीक है, पहला है प्रोज, दूसरा है पोएट्री और तीसरा है सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर आपको प्रोज में क्या करना है, पोएट्री में क्या करना होता है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि प्रोज में आपको सबसे पहले जो बुक में सबसे पहले जो चैप्टर्स दिए हैं वो प्रोज के हैं, उसमें से आपको 2 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, यानी 2 शॉर्ट आंसर यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 1 लघु उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलता है। ठीक है, 2 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे प्रोज से, 2 अति लघु उत्तरीय और 1 लॉन्ग। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ से आप पोएट्री में देखते हैं क्या आएगा। तो पोएट्री में सबसे पहले आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया आपको जो पोएम दी रहेंगी उसी के बारे में लिखना होता है, जैसे माई मदर एट 66। ठीक है, इस प्रकार से अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इस प्रकार से जो पोएम है उनके आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। ठीक, तो ये आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। और एक पोएम की कुछ लाइनें दी रहेंगी, या 4, 5, 6 लाइनें, उसी में से 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। क्या लिखा है, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, पोएट यानी पोएम की कुछ लाइन्स दी रहेंगी, उसी में से छांट करके आपको 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे और एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट्री आपकी 10 नंबर की आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री मतलब जो सबसे लास्ट में चैप्टर्स दिए रहते हैं वो होती है सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री में आपको क्या करना होता है, 2 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट्री से। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री और प्रोज से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने होते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 और 1 3 क्वेश्चन ही आने हैं। अगर आप लोग थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ से हम आपको कुछ सिनोनियम्स बता देते हैं, ताकि आपको
ज़्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चे सिनोनियम्स याद करते करते बहुत बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे तो ये कोई कठिन बात नहीं है। तो यहाँ से अब हम लोग कुछ सिनोनियम्स देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोग सिनोनियम्स याद कर लेंगे तो आपको इसका फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको राइट आंसर टिक करना होता है। तो आप अगर इसको याद रखेंगे तो आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 नंबर में सिनोनियम्स आपके पूछे जाएंगे। चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई। आपको ये हिंदी मीनिंग जब तक याद रहेगी तभी तक आप इसको कर पाएंगे। तो हिंदी मीनिंग याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई और इसका सिनोनियम्स होता है डिसास्टर और कैटास्ट्रॉफ। ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब कठिनाई और इसका सिनोनियम होता है डिसास्टर और कैटास्ट्रॉफ। उसके बाद में दूसरा हमारा दिया गया है एसेंट। एसेंट मतलब उभार। एसेंट का मतलब होता है उभार और राइज। राइज का मतलब भी उभार होता है। यानी कि इन दोनों की मीनिंग सेम है, बस इसका स्पेलिंग अलग है। यानी कि ये है जैसे एसेंट, एसेंट मीन्स होता है उभार और राइज मीन्स भी उभार ही होता है। ठीक है, इसका मतलब पर्यायवाची है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा हमारा दिया गया है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। ठीक है, और इसको सिनोनियम्स में हम लिखेंगे मीक एंड जेंटल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, मीक माने विनम्र और जेंटल मतलब विनम्र। ठीक है, उसके बाद में चौथा दिया गया है फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। ठीक है, घातल घातक का मतलब होता है डेडली और डेंजरस। डेडली जैसे कहीं लिखा मिले या फिर डेंजरस लिखा मिले, इसका मतलब होता है घातक। यानी फैटल माने घातक और डेडली और डेंजरस मीन्स घातक। उसके बाद में पांचवा दिया गया है आइडल। आइडल का मतलब होता है आलसी। आपको ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको याद करना है। ठीक है, आइडल का मतलब आलसी और इसका सिनोनियम्स है इनएक्टिव और डल। इनएक्टिव मतलब जो एक्टिव नहीं है वो क्या है, आलसी है। डल मतलब होता है नीरस या फिर आलसी। ठीक है, तो आइडल का मतलब आलसी, इनएक्टिव और डल इसके सिनोनियम हो जाएंगे। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न आता है रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब होता है सम्मान। ठीक है, और हॉनर और रिगार्ड ये भी होते हैं सम्मान के। जैसे रिवरेंस मतलब सम्मान, हॉनर और रिगार्ड। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। ठीक है, रिलायबल है जैसे, तो रिलायबल का मतलब भरोसेमंद। और ट्रस्टवर्थी और कैंडिड। ट्रस्टवर्थी और कैंडिड का मतलब भी होता है भरोसेमंद। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान। उसके बाद में अपमान की दूसरी मीनिंग होती है डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब अपमान और डिसग्रेस का मतलब भी अपमान होता है। उसके बाद में प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल और इसका और मीनिंग होती है एक्सपर्ट। ठीक है, कुशल, प्रोफिशिएंट और एक्सपर्ट मतलब कुशल। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न आता है रेज। रेज का मतलब होता है परास्त करना। रेज का मतलब परास्त करना। यहाँ पर मतलब है ओवर थ्रो। जैसे रेज आएगा इसका मतलब होता है परास्त करना और ओवर थ्रो। ओवर थ्रो मतलब परास्त करना। तो ये है हमारे टॉप 10 सिनोनियम्स। इनके आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कहीं पर लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, इनको आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अब हम आपको कुछ आइटम एंड फ्रेजेस बताते हैं। बोर्ड एग्जाम 2024 में 95% का टारगेट हमारा है, तो हम ये अचीव करवा कर ही दिखाएंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आइटम एंड फ्रेजेस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, एट होम इन। इसका मतलब होता है अपना सा महसूस करना। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन इतना दिया जाएगा, एट होम इन बताएगा। इसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको एक टिक करना होता है। ठीक, तो इसका हम अर्थ आपको समझा देंगे, इसका वाक्य प्रयोग बता देंगे, फिर आपको अपने आप से उसमें करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चन वन बाय वन। 10वां क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन आपको देखकर ही जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है एट होम इन। इसका मतलब होता है अपना सा महसूस करना, मतलब अपना महसूस करना। ठीक है, इसकी हम वाक्य प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, जैसे आई फील एट होम इन माई फ्रेंड्स होम।
आई फील एट होम इन माई फ्रेंड्स होम। इसका मतलब होता है मैं अपने मित्र के घर में अपना सा महसूस करता हूँ, मतलब अपना महसूस करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है हर कोई, मतलब प्रत्येक। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी कि कुछ विशेष व्यक्ति नहीं, यानी कि हर कोई, जैसे कहते नहीं हर कोई या प्रत्येक, लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, तो वाक्य प्रयोग में हम लोग लिखते हैं जैसे लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब इस वाक्य में ये जो दिया गया है सेंटेंस आइटम एंड फ्रेजेस, इसका इस सेंटेंस में प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें एट होम इन, मतलब आई फील एट होम इन, वही देखो प्रयोग हुआ है, एट होम इन है। इसी प्रकार से इसमें ऑल एंड सन्ड्री मतलब हर कोई, इसमें प्रयोग किया गया है लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सन्ड्री। दोस्तों बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इनको। एक बार अगर आप लोग समझ लेते हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक ही टिक करना होता है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। जैसे ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है हर कोई, यानी कुछ विशेष व्यक्ति नहीं, हर कोई। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद में इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से दिया रहेगा जैसे लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सन्ड्री। लॉ मतलब कानून, इज एप्लीकेबल मतलब लागू होता है, टू ऑल एंड सन्ड्री मतलब हर कोई या हर व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो कानून हर व्यक्ति के लिए लागू होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो इस पर इम्पोर्टेंट आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है ए बेड ऑफ रोजेज। ए बेड ऑफ रोजेज मतलब सुख में होना। ए बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है सुख में होना। ठीक है, तो अब इसका सेंटेंस इस प्रकार से बनता है जैसे लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब बेड ऑफ रोजेज का प्रयोग होना चाहिए सेंटेंस में, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए। जैसे कि ए बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है सुख में होना। ठीक है, इसी प्रकार हमने सेंटेंस लिखा लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब जीवन बेड ऑफ रोजेज मतलब सुखमय नहीं है। ठीक है, तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है जीवन सुखमय नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर या क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये सारे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है क्षणिक खुशी। ठीक है, क्षणिक खुशी मतलब कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए खुशी। ए फूल्स पैराडाइज। ठीक, इसका अर्थ आपको जरूर याद रखना है ताकि आपको वाक्य या सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तब आप अर्थ निकाल पाएँ। ठीक है, जब तक ये नहीं याद होगा तब तक आप ये अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है क्षणिक खुशी। इसके लिए वाक्य प्रयोग होता है डोंट गो फॉर अ फूल्स पैराडाइज बट फॉर एन इंटरनल हैप्पीनेस। यहाँ पर आपको बताया गया है कि डोंट गो फॉर अ फूल्स पैराडाइज। देखिए वही प्रयोग हो गया अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है, तो डोंट गो फॉर अ फूल्स पैराडाइज मतलब क्षणिक खुशी के पीछे मत भागिए, ये कहने का तात्पर्य है। डोंट गो फॉर अ फूल्स पैराडाइज मतलब कुछ क्षण की खुशी के लिए या कुछ क्षण की खुशी के पीछे मत भागिए। ठीक, बट माने लेकिन, फॉर एन इंटरनल हैप्पीनेस मतलब आंतरिक खुशी के लिए भागिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि डोंट गो फॉर अ फूल्स पैराडाइज मतलब क्षणिक खुशी के पीछे मत भागो, बट फॉर एन इंटरनल हैप्पीनेस लेकिन आंतरिक खुशी के पीछे भागो। ठीक है, क्षणिक खुशी के पीछे नहीं भागना, हमको तो लॉन्ग टाइम के लिए खुशी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग एक दिन के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं, आपको जिंदगी भर इससे फायदा मिलना चाहिए, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है अ लेम एक्सक्यूज। अ लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है झूठा बहाना। ठीक है,
इसका अर्थ होता है झूठा बहाना, जैसे अ लेम एक्सक्यूज मतलब झूठा बहाना। ठीक है, इसका सेंटेंस होता है यू शुड नॉट मेक अ लेम एक्सक्यूज टू अवॉइड वर्क। यू शुड नॉट, इसका मतलब होता है यू शुड नॉट मतलब आपको, शुड मतलब चाहिए, नहीं चाहिए, मेक अ लेम एक्सक्यूज मतलब आपको झूठा बहाना बनाना नहीं चाहिए, टू अवॉइड वर्क मतलब काम को अवॉइड करने के लिए या फिर काम से भागने के लिए। तो आपको झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए अपने कार्य से भागने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको जहां समझ में ना आए वहां पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा आपको समझ में नहीं आया, हम उसको हिंदी में लिख करके आपको कमेंट में भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में दिया गया है लीप्स एंड बाउंड, तीव्रता से, इसका मतलब होता है तीव्रता से। जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा लीप्स एंड बाउंड, लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है तीव्रता से, बहुत अधिक तीव्रता से। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे जैसे कि हमने लिखा है कि आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यहाँ पर एंड लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है आवर कंट्री मतलब हमारा देश, इज मेकिंग प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, उन्नति कर रहा है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तीव्रता से, यानी कि हमारा देश तीव्रता से प्रोग्रेस या तीव्रता से उन्नति कर रहा है। ठीक है, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तीव्रता से, तो उसको हमने इसमें प्रयोग कर लिया गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।